नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बुक्स वैगन के स्टॉल पे। तो सर यहाँ आकर आपको कैसा लगा? Thank you, Meghna. Thank you for having me, and I'm really super impressed the way the Volkswagen, the Shubham and Sunny are working, and जिस तरीके से जो ई-कॉमर्स में किताबों की प्रेजेंस आप लोगों ने पहुंचाई है, I'm really impressed, and I'm really thankful for giving me this platform to talk about my book. तो सर किताब के बारे में थोड़ा मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो टाइटल है किताब का उसमें लिखा है लुक अराउंड 2.0। तो क्या इसमें हमें कोई ऐसी नई स्ट्रैटेजीज यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ट्रेडिशनल मेथड से हटकर दिखेगी? आप कैसे इस टाइटल के साथ आए, एक बार थोड़ा प्रकाश। देखिए, अगर आप वेब 2.0 जब मतलब अगर बुक्स वैगन की बात करें तो बुक्स वैगन वो अपने आप में वेब 2.0 का एक उद्यम है। अगर आप वेब 2.0 के बारे में को याद करें तो जब कहा गया था कि जब वेब 2.0 आया था उससे पहले कोई वेब 1.0 नहीं था। वेब 2.0 कहा गया क्योंकि अब तक जैसे सोचा जा रहा था इंटरनेट अब वैसे काम नहीं कर रहा था। सेम अप्लाइज टू द यूपीएससी थिंग। अब पिछले कुछ सालों से यूपीएससी की जो परीक्षा है, दरअसल तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं, अब वे एक डिफरेंट फंक्शन तय कर रही हैं और इसलिए उनको क्रैक करने की रणनीति भी डिफरेंट होनी जरूरी है। अब वो एक ऐसा फंक्शन नहीं रह गई है जिसमें कि ये कोई एक ऐसी परीक्षा है जिसे क्रैक करके आपको एक नौकरी मिलती है। अब ये वाला हिस्सा परीक्षा का सब्सिडियरी हिस्सा होता है। मुख्य हिस्सा ये है कि अब एक पूरा इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम में उन लोगों की जरूरत है जो ये परीक्षा दें, चाहे फिर उनका सिलेक्शन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं। तो फैक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इकोसिस्टम में आए तभी ये इकोसिस्टम चलेगा। और ये इकोसिस्टम है किताबें लिखने का, ये इकोसिस्टम है कोचिंग मेंटरिंग का, इन्फ्लुएंसर्स का, ये इकोसिस्टम है मोटिवेशनल स्पीकर्स का, ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम वाले समय में आपको सिविल सर्विसेज या इस तरह के एग्जामिनेशंस को किस दृष्टि से देखना चाहिए और उनका क्या तरीका होना चाहिए इस परीक्षा से पार पाने का, दैट इज व्हाट आई कंसिडर इज यूपीएससी 2.0। और उसके लिए मैं ये मतलब ये अनुरोध कर रहा हूँ तमाम लोगों से कि वो जो था ना कि अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती है, बी फोकस्ड, एक चीज देखिए, दैट स्ट्रेटेजी वोंट वर्क इन यूपीएससी 2.0। आपको ये सुपर फोकस्ड नहीं रहना है, यू हैव टू लुक अराउंड। आपको आस पास भी देखना है, क्योंकि नाउ यू नीड टू हैव सिस्टम्स अप्रोच टू क्रैक द एग्जामिनेशन, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो व्हाट द एंटायर इकोसिस्टम इज एंड हाउ इट इज वर्किंग। तभी आप उस इकोसिस्टम में अपनी भूमिका समझ पाएंगे और एक कदम आगे जा पाएंगे। तो सर आपकी पूरी पढ़ाई ही हिंदी साहित्य की तरफ रही है, तो सर हिंदी साहित्य का क्या आपके लेखन पे असर रहा और एज अ राइटर आपने कैसे इस बुक को लिखते लिखते अपने आप को इवॉल्व किया? मेघना, ये सही है कि मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की है। इससे पहले जाहिर है कि एमफिल मास्टर्स ये सब भी किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अन्य विषय नहीं पढ़े। मैं मूलतः एक इंजीनियर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद मैं हिंदी में आया था, और मैंने सोशल साइंसेज भी पढ़ी हैं, और यही वजह है कि मैं सिस्टम्स अप्रोच की बात करता हूँ। लेकिन जहाँ तक हिंदी साहित्य पढ़ना है, उसमें भाषा के स्तर पर मुझे डेफिनेटली मदद की है, सोचने के स्तर पर मदद की है, संवेदनशीलता में मदद की है, जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर, सोशल कैटेगरीज को लेकर जो मेरी समझ है उस पर साहित्य ने बहुत गहरा प्रभाव डाला है, जो हमें इस किताब के कंटेंट में दिखाई देता है। यद्यपि ये बात एकदम साफ करनी पड़ेगी कि भाषा के स्तर पर मैंने इसमें साहित्यिक भाषा नहीं रखी, और ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक साहित्य के शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए मुझे अच्छा कहा जाने वाला हिंदी शब्द पता है, लेकिन उसके बावजूद मैं उतनी अच्छी हिंदी का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहा हूँ संस्कृत निष्ठ का। ये कभी कभी चोट पहुंचा रहा था, थोड़ी सी मेहनत लग रही थी, लेकिन फिर भी चूंकि विद्यार्थियों तक ये पहुंचना है और उनकी भाषा शामिल करनी जरूरी थी, इसलिए इसे आसान भाषा में लिखा। तो मैंने किताब के चंद पन्ने पढ़े शुरुआती, और उसमें मैंने ये पाया कि आपने लिखा है कि कई बार आपके पास ये सवाल आते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाए या किस तरीके से इस परीक्षा की ओर देखा जाए, पर वो तमाम सवाल इसलिए नहीं होते कि वो नौकरी पाएँ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ तक आपको इस बुक को लिखने के लिए प्रभावित कर रही है? देखिए, मैं इस बात को पहले भी कहता रहा हूँ और कहा है कि जब मुझसे ये सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अभी रास्ते में बच्चों किसी ने पूछा रोक कर कि मेरी बच्ची कुछ पता नहीं 8वीं या 9वीं क्लास में है, उसे आईएएस बनना है, कैसे करें? अब आप समझ सकते हैं कि ये एक दुर्भाग्यजनक सवाल है। आप इस सवाल के लिए तारीफ नहीं कर सकते हैं, आप इस सवाल के लिए खुश नहीं हो सकते कि हमारे देश में 8 साल के 8वीं क्लास के या 7वीं क्लास के बच्चों के माता पिता ये चिंतित हो रहे हैं कि वो आईएएस कैसे बने, क्योंकि ये तो एक स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है। मैंने इस सवाल को इसमें हैंडल करने की कोशिश की
कि वे कौन सी प्रक्रियाएं जो हमारे सपनों को कैननाइज्ड करती हैं, मोड़ देती हैं कुछ चंद सपनों में। जेई क्लियर कर लीजिए, नीट क्लियर कर लीजिए, आईएएस बन जाइए, कैट कर लीजिए, वही 4-5 आपके पास सपने हैं और उस सपनों के भरोसे आप 140 करोड़ लोगों के देश को, जिसमें 50 करोड़ लोग युवा होंगे, उन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक प्रिय स्थिति नहीं है और ये एक संभव स्थिति भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग आईएएस नहीं बन सकते। अधिकांश लोग उसमें असफल होंगे, ठीक है, और असफल होने के लिए आप में से कोई तैयार नहीं करता। तो किताब जो है वह तरीके बताती है, उस तरीके से इसे हैंडल करने की कोशिश करती है कि वह समाज जो इस तरह के सवाल पैदा कर रहा है, उस समाज में कैसे सरवाइव किया जाए और उस समाज में कैसे इन परीक्षाओं को देखा जाए। सर, आप भी विद्यार्थी रहे हैं और आपने इतने विद्यार्थियों को पढ़ाया है। कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा रोचक किस्सा जिसने आपकी इस किताब को लिखने में इस पूरे प्रोसेस को प्रभावित किया हो या किताब में वो मौजूद? बहुत सारी है। मैं अक्सर उन 2 इंटरव्यूज़ की बात करता हूँ। मैंने 2 महत्वपूर्ण इंटरव्यूज़ जो हैं उनमें से एक अक्षत जैन का लिया। अक्षत जैन वही है जिन लोगों को याद हो, प्रपोज टू दिस क्लास ऑफ वाटर, राइट, वह वाला जो वो है। और दूसरा जो है वह रवि सिहाग का इंटरव्यू लिया। रवि सिहाग राजस्थान से आईएएस बने और उन्होंने 4-5 हिंदी माध्यम से आईएएस रैंक लिया। 4-5 इंटरव्यूज मैंने उनके लिए थे। अगर आप इन 2 लोगों की तुलना करें तब आपको समझ में आएगा कि सिविल सर्विसेज में ना तो ये ना ही ये, यानी कि ना तो ए तरह की कैटेगरी ना बी तरह की कैटेगरी मात्र यूपीएससी मटेरियल होती है। इसका मतलब है कि समाज को ये समझने की जरूरत है, या शायद समझाए जाने की जरूरत थी कि किसी एक आइडियल टाइप के पीछे ना भागे। मुझे लग रहा था कि समाज में तमाम लोग किसी एक आइडियल टाइप की कल्पना करते हैं और फिर उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, विच इज प्रॉब्लमेटिक। ये किताब इस समस्या से जूझते हुए उपजी और उसके बाद किताब के रूप में सामने आई। पाठकों को सर ये किताब पढ़ते समय क्या अप्रोच लेके पढ़ना चाहिए? मैंने इस किताब में इस बात को बताने की कोशिश की है प्राइमरीली। देखिए, मुख्य बात जो चीज लेकर समझनी है वो ये कि आपके व्यक्तिगत परिश्रम, व्यक्तिगत लगन या अन्य व्यक्तिगत गुण मात्र तय नहीं करते कि आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। सच्चाई ये है कि आप में तमाम व्यक्तिगत आवश्यक गुण हो तब भी आप असफल हो सकते हैं, ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इसका विपरीत भी संभव है। इसका मतलब है कि इस व्यक्तिगत वाले जो बल चारों तरफ से दिया जा रहा है उससे परे जाने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपकी सफलता और असफलता आपके प्रिविलेजेस और आपके डेप्रिवेशंस इनसे ज्यादा तय होती है। आप एक स्त्री हैं, आप आदिवासी हैं, आप हिंदी मीडियम से आते हैं, आप गरीब हैं, आप अन्य सोशल कैटेगरी से जो वंचित कैटेगरीज है उनसे आते हैं, तब स्वाभाविक तौर पर आपके सफलता की दर प्रभावित होती है। इसे जाने बिना जब आप इसमें कूदेंगे तो आप बार बार अपने आप को दोष देंगे। ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाठक स्वयं को दोष देने, विक्टिम ब्लेमिंग से बचेंगे, और अगर आप विक्टिम ब्लेमिंग से बचेंगे तो आप उस लार्जर ट्रुथ को देख पाएंगे और उससे वो तरीका भी निकलेगा कि ऐसे में कैसे आप इससे पार पा सकते हैं। और अंत में सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कोई एक ऐसा टेक अवे जो इस बुक से बडिंग ऑथर्स को लेना चाहिए अगर वो सेम विषय पे किताब लिखना चाहते हैं? See, first of all, it's not always necessary to ride the bandwagon. हमेशा होता क्या है कि हम लोग जो सब कर रहे होते हैं उसको सच मान रहे होते हैं और फिर आप वही कहना शुरू करते हैं, मैनिफेस्टेशन करो, मेडिटेशन करो, यू कैन डू इट। हालांकि इसलिए भी कि शायद मेरे पास वह अटेंशन और वह सोशल मीडिया सपोर्ट थी, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि कभी कभी ये साहस, दुस्साहस, ये करेज होना चाहिए कि आप ऐसी चीज बोलें जो बाकी नहीं बोल रहे, जो सब बोल रहे हैं उसके विरुद्ध बोलें, क्योंकि जब हिल्सा मछली अपस्ट्रीम तैरती है तो बेहतर मछली बनती है। तो सर क्या कहते हैं, एक बार सर आप बुक का कुछ लाइन अगर पढ़ देते हैं मान लिया तो। मैं इसमें से जो सेक्शन लाइव एक बार, अच्छा पहले बुक्स वैगन के लिए बोलते हैं, पहले आप बुक्स वैगन का अगर शाउट आउट देते, बुक्स वैगन के लिए 2 शब्द बोल देते। एज आई सेड, हाँ अच्छा ठीक है, तब तक मैं अपने पर्सनल सवाल पूछ लूँ।
से हिंदी साहित्य में आपको कौन से लेखक सबसे प्रिय है, सबसे ज़्यादा आप किसे पढ़ना पसंद करते हैं? मैं जिन लेखकों को पढ़ता हूँ वो कोई बहुत लोकप्रिय लेखक मतलब वैसे बाकी लोग भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन जैसे अज्ञे और निर्मल मुझे पसंद है विशेष तौर। हाँ, निर्मल वर्मा और अज्ञे मुझे विशेष तौर पर पसंद है। और बाकी विश्व साहित्य में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पसंद आती हैं। प्रेमचंद के कुछ हिस्से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जरूरी है पढ़े जाने। ऐसे ही सुरेंद्र वर्मा पढ़े जाते हैं, अच्छा लगता है। सवाल मेरा भी है। Sure. My daughter is in 8th. Oh, Since we've touched the please. topic. हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आजकल के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश की तरफ ज़्यादा है और हिंदी की रीडिंग जो है वो है ही नहीं। Right. तो आई कीप टेलिंग हर कि भाई बाकी सब ठीक है लेकिन अपनी भाषा नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ रीड कीजिए। टीचर्स के भी जानते हैं कि भाई रिकमेंड देम सब टाइटल्स, रिकमेंडेशन नहीं आते टीचर्स की तरफ से, और तो हिंदी के टीचर को तो पता होना चाहिए क्या बच्चा पढ़ सकता है। एनी टाइटल्स फॉर देम दैट यू सजेस्ट 8th, 9th, 10th. See, the fact is you have touched something which unfortunately is a big shortcoming हिंदी के साथ उसमें। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि कुछ चीज़ें, मसलन अगर आप रेणु के कुछ चीज़ों को पढ़ाएं शुरुआती तौर पर, फणीश्वर नाथ रेणु के बच्चों के लिए लिखी गई चीज़ों में, तो वह अच्छी है। प्रेमचंद का भी कुछ सेक्शन जो है वो बच्चों को दिया जा सकता है सीनियर लिटरेचर में। बाकी बच्चों के साहित्य को लेकर जो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की किताबें हैं उनमें से कई किताबें अच्छी हैं, जो किशोरों के लिए भी, जो एडोलसेंट्स के लिए भी हैं, वो किताबें अच्छी हैं। और थोड़ा सा बच्चों को ऑनलाइन में जो सामग्री जिसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं उसके दुनिया की अवेलेबल है, हिंदी ब्लॉगिंग की, वो कई इंटरेस्टिंग एरियाज हैं जो बच्चों को पढ़ने में पसंद अच्छा लगेगा। क्योंकि ये कई बार हो गया है कि ओरिजिनल राइटिंग इन हिंदी फॉर एडोलसेंट वो अनफॉर्चुनेटली एक नेग्लेक्टेड एरिया रहा है। और ऐसे लेखक दरअसल चूंकि पाठक कम होते हैं तो लेखक भी कम हो जाते हैं। तो पाठक कम नहीं है, वो इंग्लिश में भी चैलेंज है। हाँ, बहुत सारा इंटरनेशनल टाइटल्स हम पढ़ते हैं लेकिन इंडियन नहीं है। और कुछ ट्रांसलेशंस अब हाल फिलहाल में आने शुरू हुए हैं जिन पे विचार किया जा सकता है। जो मेरे पब्लिशर हैं उन्होंने स्पेशली काम ही इस बात पे किया कि हमें एडोलसेंट्स के लिए और नॉन फिक्शन के लिए क्या चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों की बात आती है तो केवल फिक्शन की बात करने लगते हैं। तो उससे भी एक वो है, तो आप अनबाउंड भी जाके एक बार देख सकते हैं, आपको पसंद आएगा। थैंक यू।